जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी को हम नए अंदाज में कवर करने वाले हैं। मतलब कि इसमें काफ़ी सारा एनिमेशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि मैप हो या कोई चीज़ हो, कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए बड़ी ही आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही है कि ये जो कोर्सेस है ये आपको MM अकेडमी ऐप पर देखने को मिल रहे हैं और ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ये लेक्चर है जिसमें हम स्पेस के बारे में जानने वाले हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ता है बिग बैंग थियरी। जी हाँ, बिग बैंग थियरी, इसके बारे में आपने कई जगहों पर सुना होगा, कई तरीके से सुना होगा, लेकिन बिग बैंग थियरी बेसिकली है क्या? तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 13.7 बिलियन साल पहले, जहां कंप्लीट यूनिवर्स एक सिंगल कंडेंस्ड पॉइंट में समाई हुई थी। अब इसे इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि हम पॉइंट को इमेजिन भी करते हैं तो स्पेस में इमेजिन करते हैं, लेकिन सोचिए कि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये स्पेस में भी नहीं है, क्योंकि स्पेस इसी में से निकला हुआ है। तो ये जो सिंगल पॉइंट है जिसमें डेंस हीट सब कुछ था, ये सडनली एक्सप्लोड होता है और एक्सपांशन शुरू होता है, और ये एक्सपांशन स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट होता है। ये जब एक्सपांशन शुरू हुआ तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन सेल्सियस तक था, और इसी एक्सपांशनिस्ट कॉस्मोस में हमें फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिले, और यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। अब दूसरा सवाल यह आता है कि फिर हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स किस तरीके से बने। तो स्टार्टिंग में तो हमें सिर्फ डस्ट और गैसेस देखने को मिल रही थी, जिसे साइंटिस्ट ने नेबुला नाम दिया था। नेबुला बेसिकली एक जायंट क्लाउड होता है डस्ट और गैसेस का किसी भी स्पेस में, और यही नेबुला जब पीसफुली अपनी जर्नी कर रहा था उस वक्त पास में ही एक स्टार बर्स्ट होता है, और वो स्टार बर्स्ट होने की वजह से जो नेबुला है उसकी ग्रेविटी में डिसरप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो नेबुला है वो रोटेट करना शुरू करता है और कंडेंस होता जाता है, और इसी तरह फॉर्म होती है हमारी मिल्की वेज गैलेक्सी। अब इसी मिल्की वेज में कहीं पर एक मास अपनी तरफ सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था, जिससे वो और ज्यादा हेवियर होता जा रहा था, और इसी दौरान फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट होती है जहां पर हाइड्रोजन हेलियम में कन्वर्ट होता जा रहा था, और इसी से जन्म होता है हमारे सूरज का। अब हालांकि 99% से भी ज्यादा पार्टिकल्स इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए थे, मगर जो बचे हुए पार्टिकल्स है उनमें के गैसेस और डस्ट एक में से कोलाइड होने की वजह से एक बड़े मास फॉर्म कर रहे थे, और वो भी एक में कोलाइड होने की वजह से वो एक सर्कुलर फॉर्म में आना शुरू हो गए, और इसी से हमारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो नेबुला है वो किसी स्टार के बर्स्ट होने की वजह से कंडेंस होना शुरू हुआ, तो ये स्टार बर्स्ट कैसे हुआ? तो इसे ही कहा जाता है सुपरनोवा। दरअसल जैसे हमारी लाइफ होती है, स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं, देन टीनेज होते हैं, देन उसके बाद अडल्ट होते हैं, देन बूढ़े होते हैं, देन उसके बाद डेथ हो जाती है, उसी तरीके से स्टार की भी एक एज होती है। स्टार्टिंग में नेबुला से शुरुआत होती है, जैसा मैंने आपको पूरा प्रोसीजर अभी एक्सप्लेन किया था। तो नेबुला जो एक डस्ट और गैस का क्लाउड होता है वो एक स्टार में तब्दील होता है, जिसके कोर में बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन चल रही होती है, हाइड्रोजन हेलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन एक वक्त के बाद जो हेलियम है वो कार्बन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे ट्रिपल अल्फा प्रोसेस कहा जाता है, और इसी दौरान जो स्टार है वो एक्सपांड करना शुरू करता है, और इसे ही रेड जायंट कहा जाता है। अब रिएक्शन ना होने की वजह से आग तो ये उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, आउटर लेयर में जितनी भी आग बची है वो एक्सपांड होकर स्पेस में चली जाती है, और बचता है एक व्हाइट ड्वार्फ। मतलब एक जो स्टार था वो रेड जायंट होने के बाद एक कॉम्पैक्ट सुपर डेंस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है, और इसका जो कोर होता है वो काफी गर्म हो जाता है कार्बन के बर्न होने की वजह से, जिस वजह से वो एक्सप्लोड होता है, और इसी एक्सप्लोजन को कहा जाता है सुपरनोवा। लेकिन क्या प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाती है? जी नहीं, इस एक्सप्लोजन के बाद हमें ब्लैक होल दिखाई देता है। ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो ये एक ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन होते हैं मैटर्स के, जो कि स्मॉल टाइनी स्पेस में पैक्ड होते हैं। अब काफी लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि क्या ब्लैक होल किसी होल को कहा जाता है? एक्चुअल में कोई होल नहीं होता है, मगर जो मैटर है वो इतना डेंस होता है कि उसमें जो भी चीज खींची चली जाती है वो गायब हो जाती है। मतलब कि इवन लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकता है। अब ये जो टर्म है ब्लैक होल, ये कॉइन की गई थी मिड 1960s में एक अमेरिकन
फिजिक्स थे जॉन व्हीलर उनके द्वारा, और 1915 में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ब्लैक होल को थियोराइज किया गया। और इसी ब्लैक होल के बियॉन्ड एक स्पेस, एक रीजन होता है जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। मतलब ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जिसके बियॉन्ड किसी भी चीज को वापस आना या एस्केप करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्लैक होल का मास 6.5 बिलियन सन्स के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की। देखिए, कोई भी नेचुरल बॉडी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर रिवॉल्व कर रही है किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में या स्पेस में, तो उसे सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज काफी बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, जो गैसेस से बने होते हैं, और कुछ रॉक से बने हुए होते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में हमें सन, मून, बाकी जो प्लैनेट्स है, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में देखने को मिलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, उनकी खुद की हीट और लाइट अगर हो जाती है तो उसे हम स्टार कहते हैं, जैसे कि सन हमारे सोलर सिस्टम का एक स्टार है। और इसी तरह हमें देखने को मिलता है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें एक स्टार यानी कि सन और 8 प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले हम सन के बारे में जानते हैं। तो सन ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन 71% है और हेलियम 26.5% है। 2 × 10⁻27 टन्स देखने को मिलता है, और 99.85% सोलर सिस्टम का मास सन ने ही लिया हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा था कि सन जब बना तो अपने तरफ उसे सारा मास अट्रैक्ट कर लिया था। सन कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के तहत अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि सन के निर्माण के समय पर मैंने आपसे कहा था कि जो रिएक्शन हो रही है, इसी वजह से हमें आज हमारी धरती पर भी जीव जंतु दिखाई देते हैं। सन के कोर में अगर हम टेम्परेचर देखें तो 15 मिलियन केल्विन तक हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, सन के बाद जो हमें 8 प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, उसमें से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। अब ये जो इनर प्लैनेट्स हैं, इनकी खासियत है कि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, मतलब अर्थ लाइक प्लैनेट्स है, जो कि रॉक से, मेटल से बने हुए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं। वही अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं तो ये जोवियन या फिर गैस जायंट्स होते हैं, जिनके थिक एटमॉस्फेयर होते हैं, मोस्टली हेलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और ये काफ़ी साइज में बड़े होते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि जो इनर प्लैनेट्स है, वहाँ पर इतनी गैसेस जो हमें आउटर प्लैनेट्स में देखने को मिलती है, वैसी क्यों नहीं होती है। देखिए, जो सोलर विंड है ये काफ़ी इंटेंस होती है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सोलर विंड्स है, ये इतनी इंटेंस होती है जिससे कि जो गैसेस और डस्ट हमें इनर प्लैनेट में देखने को मिल रहे थे, उन्हें सबको उसने ब्लो ऑफ कर दिया था। इस साइज में भी काफ़ी छोटे थे, जिस वजह से जो एयर, जो गैसेस उनसे जुदा हो रही थी, उन्हें वो होल्ड नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की, तो ये काफ़ी डिस्टेंट लोकेशन पर बने हुए हैं, जिस वजह से जो सोलर विंड्स इन विंड्स को लेकर जा रही थी, मतलब डस्ट पार्टिकल जो गैसेस है, इनको बाहर लेकर जा रही थी, इनसे दूर लेकर जा रही थी, उन्होंने अपने ग्रेविटी की वजह से पकड़ कर रखा। तो चलिए अब इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्क्यूरी के बारे में। तो मर्क्यूरी ये स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट है हमारे सन से। एक साल ये 88 दिनों के बराबर है, सिर्फ अगर हमारे अर्थ से कंपेयर करते हैं तो। और उसी के साथ साथ ये सन से 36 मिलियन माइल्स दूर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वीनस की, तो वीनस ये नेक्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट हमें देखने को मिलता है सन के। इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि साइज, मास और डेंसिटी में ये काफ़ी प्रॉक्सिमिटी रखता है अर्थ के साथ। उसी के साथ साथ अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ, यहाँ पर हमें लाइफ देखने को मिलती है, और ये इकलौता प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जहाँ पर लाइफ पाई जाती है। ये एक नेचुरल सैटेलाइट इसका हमें देखने को मिलता है, जो कि मून है। और मून के भी बनने की एक काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है। कई सारी थियोरीज इसके बारे में दी गई थी कि मून का निर्माण किस तरीके से हुआ, कि कई लोगों ने कहा था कि मून, ये अर्थ जब फॉर्म हो रही थी उसी वक्त जो मून है वो भी फॉर्म हो रहा था, मगर एक्चुअल में जब अर्थ फॉर्म हो गई थी उसके बाद एक बड़ा मास अर्थ से टकराया था, और इसी का टुकड़ा बाहर निकला, जिसे हम मून कहते हैं। अर्थ से मून का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 2,38,900 माइल्स का है, और ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है 27 डेज में। अगर हम मार्स की बात करते हैं तो ये मतलब इसे डार्क पैचेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें हमें बायोलॉजिकल प्लांट लाइफ होने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है ओलंपस मॉन्स, जो कि 24 किलोमीटर हाई है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जुपिटर। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। सरफेस जो है ये काफ़ी सारे गैसेस से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन, हेलियम हमें देखने को मिलते हैं। इस पर काफ़ी डार्क बैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और इसके टोटल 69 मून्स हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं सैटर्न पर,
तो इसके 3 रिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद और इसके 61 मून्स है। नेक्स्ट अगर हम यूरेनस की बात करते हैं तो 50 टाइम्स लार्जर है अर्थ से, 15 टाइम्स हेवियर है। इसको जो ऑर्बिट है अराउंड द सन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे कि हमारी अर्थ है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में 2 ही ऐसे प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। उनमें से एक है यूरेनस और दूसरा है वीनस। देन अगर हम बात करते हैं नेपच्यून की तो ये यूरेनस से क्लोज रिजेम्बलेंस रखता है, प्रॉबेबली ये काफ़ी ठंडा भी है। अब अगर हम प्लूटो की बात करते हैं तो इसे बेसिकली प्लूटो जो है उसे भी पहले प्लैनेट ही माना जाता था, मगर बाद में इसे ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया। अब उसके पीछे कुछ कारण है। किसी को भी अगर प्लैनेट कंसिडर करना है तो उसे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जिसमें से पहली कंडीशन है कि उसका खुद का ऑर्बिट रहना चाहिए सन के अराउंड, उसने ऑर्बिट करना चाहिए। दूसरा है कि वो इतना बड़ा होना चाहिए कि अपना एक राउंड शेप उसने पूरा करना चाहिए, और ये दोनों ही कंडीशंस प्लूटो ने कंप्लीटली सेटिस्फाई किए थे। मगर तीसरी जो कंडीशन है ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट का दर्जा दिया जाता है। तीसरा है कि उसने अपने ऑर्बिट को क्लियर रखना चाहिए बाकी ऑब्जेक्ट से, मतलब जो उसका पाथ है सन के अराउंड, जो उसका ऑर्बिट है सन के अराउंड, उसकी उतनी ग्रेविटी रहनी चाहिए, उतना उसका मास रहना चाहिए कि बाकी आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियर रहे, वो उसके करीब ना रहे। लेकिन प्लूटो उसका मास इतना ज़्यादा ना रहने की वजह से वो ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और इसी वजह से जो प्लूटो है उसे डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज अ प्लैनेट। अब देखिए जो ग्रेविटी है किसी भी प्लैनेट की या फिर स्टार की वो किस तरीके से होती है, तो आप समझ सकते हो एक जो चादर है, चादर पर अगर मैं जो बॉल्स होते हैं उनको अगर रखूँ तो जो सबसे बड़ा बॉल रहेगा वो ज़्यादा गड्ढा वहाँ पर क्रिएट करेगा उस चादर पर। तो अगर ज़्यादा बड़ा गड्ढा है तो बाकी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं वहाँ पर रखूँगा तो उस बड़े बॉल की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से हमें हमारे प्लैनेट्स या फिर स्टार देखने को मिलते हैं, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ही ज़्यादा वो अपनी तरफ जो बाकी चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि सन है, अगर सन को हम किसी बड़े चादर पर रख देते हैं तो ये जो चादर है ये आप टाइम एंड स्पेस समझ सकते हो कि ये जो टाइम है, मतलब यहाँ पर जो ग्रेविटी पूल है वो इस तरीके से यहाँ पर डेवलप होती है, तो ये इमेजिनरी तरीके का हमें देखने को मिलता है। और सन ये सबसे ज़्यादा मास होने की वजह से ज़्यादा वहाँ पर गड्ढा जो है वो क्रिएट करता है, और बाकी प्लैनेट्स इस तरीके से वहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन हर प्लैनेट का अपना खुद का भी एक स्पेस होता है, अपना खुद का एक ग्रेविटी पूल होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये फाउंड किया गया था 1919 में, जिसका हेडक्वार्टर हमें पेरिस फ्रांस में देखने को मिलता है। इसका मिशन बेसिकली ये है कि भाई जो साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, जितनी भी एस्पेक्ट्स है उसमें इसे प्रमोट किया जाए, सेफगार्ड किया जाए, जिसमें रिसर्च हो, कम्युनिकेशन हो, जो भी रिसर्च वगैरह वो सब हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो प्लैनेट है उसे प्लैनेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। और ये ग्लोबल अथॉरिटी है जहाँ पर प्लैनेटरी फीचर जो होते हैं सोलर सिस्टम के उनको भी नेम किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसने एक एस्टेरॉइड को नाम दिया 2006 में एज मतलब इंडियन जो क्लासिकल सिंगर थे पंडित जसराज जी, उनके नाम पर। पंडित जसराज जी ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन थे जिनको ये ऑनर रिसीव हुआ था। ये जो एस्टेरॉइड है या फिर मोर फॉर्मली जिसे माइनर प्लैनेट्स कहा जाता है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट में लोकेटेड होते हैं, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करने वाले हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट जो है रीजन सोलर सिस्टम का जो होता है रफली जो मार्स और जुपिटर है उसके बीच में हमें देखने को मिलता है, और काफ़ी सारे एस्टेरॉइड्स उसमें फाउंड किए जाते हैं। मतलब समझ लीजिए बड़े बड़े पत्थर, और कई बार हमें देखने को मिलता है कि ये जो एस्टेरॉइड है ये अर्थ से टकराने वाला है और अर्थ पूरी नष्ट होने वाली है, ये अक्सर हमें सुनने को मिलता रहता है। और ये सर्व करता है एज अ सॉर्ट ऑफ डिवाइडिंग लाइन, मतलब जो इनर प्लैनेट्स है और जो आउटर प्लैनेट्स है उनके बीच में एक डिवाइडिंग लाइन जो है ये एस्टेरॉइड बेल्ट हमें देखने को मिलता है। और इसमें बेसिकली ये डिस्कवर किया गया था 11 नवंबर 2006 बाय स्काई सर्वे। अब देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जितने भी प्लैनेट्स है उनकी पोजीशन, उनके मून, और उसी के साथ साथ कितना दिन वो लेते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक ही चार्ट में दिखाई दे रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर रिवीजन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखिए
कि जो जुपिटर है ये सबसे बड़ा प्लैनेट हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट नंबर पर है अगर बड़े प्लैनेट के मुकाबले देखा जाए तो, है ना। तो इसमें इनर प्लैनेट जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, ये काफ़ी क्लोज रॉकी टेरेस्ट्रियल मेटल्स के बन। इसमें अगर हम मर्क्यूरी देखते हैं तो कोई भी मून नहीं है। अब इसके पीछे भी कारण है कि मर्क्यूरी का मून क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए मर्क्यूरी इतना पास है सन के, तो अगर उसके अराउंड, मर्क्यूरी के अराउंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करने लगे तो उतना उसका ग्रेविटी पुल रहेगा ही नहीं मर्क्यूरी का कि वो अपने तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचे। क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड जो मून रिवॉल्व कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी पुल मून को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जैसे हम धागा किसी पत्थर को बांधकर गोल 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 घुमाते हैं, तो वो जो पत्थर होता है वो हमारे इनवर्ड बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको हमने धागे से पकड़ कर रखा है। यही जो धागा है ग्रेविटी पुल है जिसने अर्थ को मून को कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसलिए मून क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। एक्चुअल में मून कोशिश कर रहा है बाहर जाने की, लेकिन जो अर्थ का ग्रेविटी पुल है उसको पकड़ कर रखा हुआ है, इसलिए वहीं के वहीं पर अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रहा है। इसी तरीके से सन के अराउंड भी बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। लेकिन अगर हम मर्क्यूरी की बात करते हैं तो मर्क्यूरी के अराउंड ऐसा घूमे तो सन का तो ग्रेविटी पुल इतना स्ट्रांग है, सन तो उसको, वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसलिए मर्क्यूरी के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट टिक ही नहीं पाएगा क्योंकि सन उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसलिए उसके कोई भी मून नहीं है। सेम गोज फॉर जो वीनस है, वो भी अर्थ का एक मून है, मार्स के 2 मून है, जुपिटर के 69 है, सैटर्न के 61 है, यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 14 मून है, और ये लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट है। और उसी के साथ साथ इनके हमें रिंग्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें। और अर्थ जो है वही सिर्फ सपोर्ट करता है लाइफ को, और वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है पूरे इसका। तो ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्यों है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, और हम आगे आगे जैसे लेक्चर्स में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें स्पेस के बारे में, अर्थ के बारे में पता चलेगी। इसे 225 डेज़ जो है वो लगते हैं, 365 डेज़ हमारी अर्थ को एक साल पूरा कंप्लीट करने में लगते हैं। अगर हम बात करते हैं नेपच्यून की, तो नेपच्यून को 164 ईयर्स लगते हैं पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। मतलब समझ लीजिए अगर कोई पैदा हुआ है और यहाँ पर उसने, नेपच्यून ने कंप्लीट किया है, तो वो जिंदा भी नहीं रहेगा अर्थ पर कि नेपच्यून ने दूसरा एक साल जो है वो कंप्लीट किया। मतलब समझ लीजिए अगर आप नेपच्यून पे हो तो आप एक साल भी जिंदा नहीं रह पाओगे ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम यूरेनस की बात करते हैं तो 84 ईयर्स, तो हो सकता है आप यूरेनस पे अगर पैदा हो रहे हो तो मुश्किल से आप एक साल जो है वो जिंदा रह पाओ। तो समझ रहे हो किस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती है। और सैटर्न पर अगर आप पैदा होते हो तो आप एक ही साल में शादी की अवस्था में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसी वजह से मुझे जो स्पेस, ये सारे जो चीज़ें हैं काफ़ी दिलचस्प लगती है, और इसी दिलचस्प तरीक़ों से हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप रिकमेंड ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।